अगर आपका भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि उसका भविष्य चौपट कैसे हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अविनाश निराला है। मैं ऐसे ही एनालिसिस का वीडियो लेकर आता हूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं बनाया हूँ, चैनल पे आप विजिट कर लीजिए। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि लोचा कहाँ है जिससे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट जिसे पढ़ने के लिए आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो ये सब्जेक्ट 3 टाइप्स में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब बच्चा चाहे नर्सरी में हो चाहे पीएचडी में हो, भैया ये सब्जेक्ट का जो डिवीज़न मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और तो देखिए एक बार समझिए। तो सब्जेक्ट का पहला डिवीज़न है लैंग्वेज। लैंग्वेज हमें ये बताता है कि हम अपने विचारों को कैसे दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे के विचारों को कैसे समझ सकते हैं। मतलब ज्ञान के आदान प्रदान का जो माध्यम है वो है लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज के अंतर्गत, इस भाषा के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट आ गया, इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही और भी भारत की जो लोकल भाषाएं हैं उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट का पहला डिवीजन है वो है लैंग्वेज। अब आते हैं सब्जेक्ट का दूसरा डिवीजन। दूसरा है मित्रों मैथ। मैथ्स जो है ये है गणित। गणित क्या सिखाता है आप जानते ही हैं, अभी हम इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। अब तीसरा जो सब्जेक्ट का डिवीजन है वो है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आप जानते हैं, इन दोनों के अलावा, मैथ और लैंग्वेज के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आप सुने हैं, देखे हैं, जानते हैं, सब के सब मैंने इसमें डाल दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, दुनिया भर का जितना सब्जेक्ट है सबको इसमें आप डाल दीजिए। तो ये रहा सब्जेक्ट का मेजर 3 डिवीजन। अब आपको बताते हैं लोचा कहाँ है। तो बच्चा जब सबसे पहले नर्सरी में एडमिशन लेता है तो उसको कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसमें लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, और उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है ग्रामर। अब जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं इंग्लिश का, क्योंकि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो मैं एग्जाम्पल उठाता हूं इंग्लिश का। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ग्रामर का मुद्दा। तो आप हमें यह बताइए ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किस लिए पढ़ाया जाता है। ग्रामर इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, ग्रामर के रूल्स जानकर ट्रांसलेशन हम कर सकें। इस वजह से हमें ग्रामर पढ़ाया जाता है। अब जैसे इसमें एक पॉपुलर टॉपिक है, अब आप अगर पढ़े लिखे हैं तो इतना जानते हैं, टेंस का नाम आपने सुना होगा। टेंस में जैसे राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे करना है ये सब टेंस में सिखाया जाता है। अब देखिए ग्रामर का जो पहला गड़बड़ी है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्या है कि ग्रामर की किताबें जितनी हैं, क्लास 1 से या 3rd से लेकर 8th तक जितनी किताबें हैं सब यूनी लैंग्वेज में हैं, मतलब टोटल इंग्लिश में है, हिंदी इसमें नहीं है। तो जब आप इसमें हिंदी नहीं रखेंगे तो हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में करने का तरीका कैसे बताएंगे? आप उस हिंदी सेंटेंस का एग्जाम्पल कैसे देंगे जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, टोटली इंग्लिश में है। तो ये भैया बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ग्रामर चूंकि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखा रही है तो ये बाइलिंगुअल होना चाहिए। अब जो ट्रांसलेशन वाला बुक है वही आप इंग्लिश टू इंग्लिश कर दी हैं, तो कहां से बच्चा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएगा? तो सबसे बड़ा मिस्टेक ये है, जो कि 2nd 3rd क्लास से ही बच्चे इस समस्या से जूझते हैं और बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकल के आता है, बाद में वो इंग्लिश सीख ही नहीं पाते हैं। तो इससे दिक्कत क्या आती है, जब वो ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं तो बड़े बड़े आंसर उनको रटने पड़ते हैं। इधर रटा उधर भूल गया, अभी रटा 2 घंटे बाद भूल गया। अरे जब उसे तरीका पता रहेगा ट्रांसलेशन का, तो अगर हिंदी में ही वो जानता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देगा। अब आते हैं दूसरे ड्रॉबैक पर। दूसरा ड्रॉबैक है डिवीजन। इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर का डिवीजन है ना, वो बहुत ही गड़बड़ तरीके से है।
एक क्लास की किताब से मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कई क्लासों की किताबों को देखा समझा तब ये बात मैं आपसे बता रहा हूं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे प्रोनाउन का एग्जाम्पल उठाते हैं, तो प्रोनाउन का जो इंट्रोडक्शन है, मान लेते हैं उसे इन्होंने दे दिया क्लास 5th में, और इसके बाद जो आप जानते हैं प्रोनाउन 6 टाइप का है, तो प्रोनाउन का जो 2 टाइप है उसे दे दिया क्लास 6 में, और प्रोनाउन का जो अगला 2 टाइप है वो दे दिया 7 में, और जो अगला 2 टाइप है वो दे दिया 8th में। मतलब पूरा प्रोनाउन चैप्टर जो है इन्होंने क्लास 5th से लेकर क्लास 8th तक पढ़ाया, इसमें डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जो आप 2 दिन पहले पढ़े रहते हैं वो भूल ही जाता है, तो जो 2 महीने 6 महीने पढ़े रहते हैं वो तो भूल ही जाता है। अब जो टॉपिक बच्चा 2 साल 3 साल पहले पढ़ा है वो कहाँ से याद रहेगा भैया? नहीं याद रहेगा। मतलब प्रोनाउन वो पढ़ा तो 5th में पढ़ा, 6 में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, मगर कंप्लीट प्रोनाउन वो कहीं नहीं पढ़ा। और जब कंप्लीट नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से दिमाग में रहेगा, कहाँ से यूज कर पाएगा? यह है इसका दूसरा ड्रॉबैक। अब आते हैं तीसरे ड्रॉबैक पर। तीसरा ड्रॉबैक है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो ग्रामर है वो सिर्फ किस क्लास तक चलती है? 8th तक। मतलब जो यूपी बोर्ड में बच्चा क्लास 12th तक ग्रामर पढ़ता है, ये भाई साहब क्लास 8th तक ही वो पूरी ग्रामर पढ़ा देते हैं, घोल के पिला देते हैं। अब देखिए, जब बच्चा क्लास 8th तक पूरी ग्रामर पढ़ के खत्म कर दिया तो आपके मन में होगा सर ये तो अच्छी बात है, कहाँ ड्रॉबैक है? तो अब समझिए ध्यान से, आप हमें ये बताइए, क्लास 8th तक जो बच्चे होते हैं वो एक प्रकार से समझ लीजिए अभी नादानी में है, अभी बचपना है उनका, और उसी दौरान उनको आपने पूरा ग्रामर पढ़ा दिया। और जब वो 9th में गए, जब थोड़ा मेच्योर हुए, जब होश में आए, जब उन्होंने सीरियसली पढ़ना चालू किया तो ग्रामर निल कर दिया आपने, और उसका एप्लीकेशन बढ़ा दिया आपने। बड़े बड़े आंसर, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अब खतरनाक तरीके से आ रहे हैं, लेकिन ग्रामर आपने निल कर दिया। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस उसके पास है, ये नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मेरा ये मानना है कि क्लास 12th तक कम से कम ग्रामर चलना चाहिए, ग्रामर के जो मेजर पार्ट हैं वो सब चलने चाहिए। तो ये इसका तीसरा ड्रॉबैक है। अब चौथे ड्रॉबैक पर आते हैं, और वो है प्रैक्टिस। अब देखिए, इंग्लिश हम पढ़ते तो हैं, लेकिन बस किताबी ज्ञान हमारे पास है, व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये व्यवहारिक ज्ञान क्या है? भैया, व्यवहारिक ज्ञान वह ज्ञान है जो किताबों में नहीं है, ये केवल टीचर प्रैक्टिस करा सकता है। कैसे? समझिए ध्यान से। जैसे साइलेंट लेटर का जो रूल है कि कब कौन सा लेटर साइलेंट होगा, ये किसी आपने स्कूली बुक में देखा? कोई चैप्टर देखा? नहीं देखा। अब आप कहेंगे फिर बच्चा कैसे सीखेगा? भैया, ये जिम्मेदारी इंग्लिश टीचर की है, वो सिखाए। भाई, वो तो कई किताबें पढ़ा है, 50 किताब उसने पढ़ा है, MA BA किया है, उसे सब जानकारी है, वो सिखाए। लेकिन क्या सारे बच्चे इसे जानते हैं? नहीं जानते हैं। भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, भले उनकी 5 किताबें इंग्लिश में हो, मगर ये जानकारी उनके पास नहीं है। अगला है प्रोनाउंसिएशन। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH से कब चा बनता है, कब सा बनता है, और कब का बनता है। जैसे CH से चैप्टर में आ गया तो चा बन गया, मशीन में CH आ गया तो सा बन गया, केमिस्ट्री में CH आ गया तो का बन गया। तो ये सब रूल भैया किताब में नहीं मिलेगा, ये सब टीचर को प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, प्रैक्टिकली नॉलेज पर आधारित है ये। अगला है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या है समझिए ध्यान से। जब हम लोग पढ़ते थे, हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं भैया, जो हकीकत है वो हकीकत है। हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। जब मैं 11th-12th में था तो इंग्लिश को लेकर बड़ा दिलचस्पी था कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है। तो उसी दिलचस्पी के चक्कर में मैंने 7-8 किताबें इंग्लिश ग्रामर की खरीदी। उसी में हमने एक किताब खरीदा था नॉर्मन लेविस की। ये अमेरिका की बुक है और 80-90 के दशक में बहुत ही पॉपुलर थी, और जो SSC वगैरह की तैयारी करते हैं वो बच्चे भी लेते हैं। इसमें यह सिखाया जाता है कि जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ के हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी रूट्स होते हैं, रूट वर्ड होते हैं। उसमें हम कुछ आगे जोड़कर कुछ पीछे जोड़कर बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। जैसे मेनिया हो गया, फोबिया हो गया, तो इस टाइप के हम कई सारे, लॉजी हो गया।
तो वर्ड बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कम मेहनत में, मतलब एक बार हमें अगर मेहनत करना पड़ेगा तो उसी में हम 40-50 वर्ड एक साथ हम याद कर सकते हैं। और ये सब उस बुक में लिखा है। तो ये सब भैया कौन सिखाएगा? स्कूली बुकों में तो नहीं है ये सब। क्लास फर्स्ट से लेकर 8th तक या 12th तक जो आप इंग्लिश मीडियम में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसका बुक उठा के देखिए किस चैप्टर में दिया है, नहीं दिया है। तो भैया कौन बताएगा इसे? किसकी जिम्मेदारी है बताने की? जो किताब में नहीं है उसे हम कहेंगे व्यवहारिक ज्ञान, किताबी ज्ञान से अलग है। तो ये सब भैया बताया जाना चाहिए। खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल जब इंग्लिश मीडियम के नाम पर चल रहा है तो इंग्लिश ये धराशायी है भैया, तो क्या होगा आगे? अब आप सोच लीजिए। तो ये बात रही भैया लैंग्वेज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वो मैं आपको बताया। अब आते हैं मैथ पर। मैथ में सबसे बड़ी क्या दिक्कत है कि बच्चे को शुरुआत से ही क्या सिखाया जाता है? 1 2 3 सिखाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा 1 2 3 4 मतलब हिंदी की गिनती नहीं जानता है। कुछ गार्जियन जागरूक हैं, मम्मी वगैरह जो उनकी सिखा देती हैं, तो उसी से बच्चे 1 2 3 4 पढ़ लेते हैं। बाकी जो इंग्लिश में नंबर्स याद करते हैं वही उनको याद रहते हैं। तो इसके कई ड्रॉबैक हैं, पहले एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इफेक्ट जानते हैं, लैंग्वेज इफेक्ट। तो देखिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने गणित का आरंभ किया था, मैथ का आरंभ किया था भैया, वो हिंदी वाला था, 1 2 3 4 किया था। अब ये अंग्रेजों की देन आ गई, 21 25 37 36, ये सब इंग्लिश वाले नंबर अंग्रेज लेकर चले आए और हमारे विद्वानों के जो विचारधाराएं थी वो सब हो गया ध्वस्त। अब देखिए इसका ड्रॉबैक देखिए, जो हिंदी वाले नंबर हैं उनको बोलना आसान है। कारण यह है कि वो 1 सिलेबल के हैं। सिलेबल को हिंदी में कहते हैं शब्द खंड, मतलब एक के बार में आप बोल देंगे। जैसे 21 22 50 60 57। अब इंग्लिश में अगर इसी को बोलना हो 21 22। अब जैसे कुछ है, जैसे 50 हो गया तो 1 सिलेबल का है, लेकिन मोस्टली क्या है? मोस्टली 2 सिलेबल के हैं। 52 53 57 तो दो शब्दों के हैं समझ लीजिए। और हिंदी वाले जो अंक हैं वो एक ही सिलेबल के हैं। तुरंत फटाक से मुंह से निकला, 1 2 4 5 6 22 23 सब एक एक शब्द के हैं। तो आप मुझे बताइए ईमानदारी से कौन सा जल्दी याद होगा और कौन सा जल्दी आदमी बोल पाएगा? हिंदी वाला बोल पाएगा। तो इंग्लिश वाले नंबर की अपेक्षा हिंदी वाले जो नंबर हैं उनको आसानी से याद किया जा सकता है, आसानी से बोला जा सकता है। और आप बताइए हमें, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आसान चीज़ें आसानी से नहीं याद कर सकता? सभी याद कर सकते हैं। और वो 2 सिलेबल होने की वजह से उसको लर्निंग में समस्या आती है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि कौन सी बकवास कर रहा है। अरे अभी आगे देखिए, आगे मैं बताता हूं कि इसका ड्रॉबैक क्या है। तो ये रहा मित्रों, गिनती के संदर्भ में क्या दिक्कतें हैं ये मैंने बताया आपको। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सिलेबल प्रॉब्लम है। अब आइए टेबल पे। तो टेबल में क्या समस्या है कि जो बच्चे हिंदी वाला नंबर याद किए हैं उनको टेबल याद है। कारण यह है कि बोलने में आसानी है, सुनने में आसानी है, समझने में आसानी है, छोटा शब्द है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। जब इस बात पर हमने विचार किया तो हमें लगा कि ये मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। फिर मैंने इसका एक सर्वे किया। मैं क्लास 5th से लेकर क्लास 8th तक के बच्चों से मिला। और ऐसे नहीं, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। मैं 5 साल हो गया स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। 3 CBSE बोर्ड विद्यालय में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जब मैं गया, पहले क्लास 1 से स्टार्ट किया मैं क्लास 1 में गया तो बच्चों से हमने पूछा कि क्या आप लोगों को टेबल याद है? तो बच्चे कहे हाँ सर याद है। हम कहे अच्छा चलो बताओ 13 से 1 जा कितना हुआ? अब सब गिन रहे हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जाइए 13 3। अब उसमें कुछ देर बाद एक बच्चा बोला सन 91। तो हम कहे चलो तुम मेहनत कर रहे हो। फिर मैं ऐसे ही क्लास 2nd में गया, क्लास 3rd में गया, 4th में गया, 5th 6th 7th 8th, मतलब 8th तक क्लास में हमने सारे क्लास का क्या किया? सर्वे किया। तो ऑब्जर्वेशन मुझे क्या मिला ये समझिए ध्यान से। तो ऑब्जर्वेशन ये मिला
कि जो छोटे क्लास वाले हैं जहाँ टेबल याद कराया जाता है, जैसे क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, बस 2 ही क्लास की बात करेंगे, क्लास 1 और क्लास 2। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टेबल डेली प्रैक्टिस में होते हैं तो बच्चों को याद होता है। तो उसमें से हो सकता है आप पूछेंगे तो कुछ बच्चे तुरंत भी बता देंगे। जैसे आपने पूछा कि 14 6 जा, तो तुरंत बता देंगे 84। लेकिन ये बहुत मेधावी जो बता देंगे, समझ लीजिए बहुत ही एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं, बहुत ही मेधावी छात्र हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है तब जाके उनका कमांड बना है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, वो तुरंत ऐसे गिनना शुरू करेंगे 1 जा 2 जा 3 जा। तो जब मैं फर्स्ट सेकंड को छोड़ दीजिए, जब मैं अपर क्लास में गया और टेबल सुनना स्टार्ट किया, ऐसे बीच बीच से जब पूछना स्टार्ट किया तो बच्चे नहीं बता पा रहे थे। तो उसमें 1-2 बच्चे जो बता दिए तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें याद कैसे है? तो उन्होंने बताया कि सर मैं हिंदी में याद किया हूँ, तब मुझे याद है। तब हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई हो गया कि मैं जो सोच रहा था भैया एकदम सही सोच रहा था। ये जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बच्चे हिंदी वाला टेबल याद किए हैं, ऐसे समझ लीजिए हम लोग जैसे याद किए हैं भैया 13 सते 91 तुरंत आ गया, 12 8 96 तुरंत आया, जहाँ कहीं आ गया तुरंत रख दिया खट से, तुरंत कैलकुलेशन में हमने शामिल कर लिया, तुरंत आंसर आ गया। और वो लोग जो है पढ़ रहे हैं उसी में 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। एक तो सिलेबल उसका ज़्यादा है, पढ़ने में टाइम लग रहा है। अब हम लोग 15 का टेबल ऐसे याद किए थे, 15 15 दूना 30, 3 45, चौके 60, 55 75, छक्का 90, सत्ते 5, अट्ठे 20, 9 या 35, धाम 50। लो भैया, अब वो 1 जा 2 जा 3 जे करते तो 5 जा तक पहुँचे होते अब तक। इसमें हमने पूरा जोड़ दिया। तो ये है भैया पावर अपने ऋषि मुनियों के कॉन्सेप्ट का, जो हम इसको छोड़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर एडाप्ट करके पढ़ाई को कर दे रहे हैं ध्वस्त। तो जब आप हमें बताइए, जब उनको गिनती नहीं याद होगा, टेबल नहीं याद होगा, टेबल भैया जब याद नहीं होगा तो कहाँ से कैलकुलेशन कर पाएंगे? कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, उनको मैथ टफ लगेगी। और जैसे मैथ पढ़ने बैठेंगे क्वेश्चन फंसा वैसे रख देंगे। भैया जो चीज़ नहीं समझ में आती उसमें इंटरेस्ट भी नहीं जगता है। जब इंटरेस्ट नहीं जगेगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो नंबर मिलेगा नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये रहा भैया दूसरा समस्या। तीसरी प्रॉब्लम मैथ में क्या है? तीसरी प्रॉब्लम है सिलेबस। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय सिलेबस बढ़िया था। अब जैसे मैं जब 9th में था तो 9th में मैथ का तीसरा चैप्टर था लॉगरिथम। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक किस क्लास में लॉगरिथम चैप्टर है? मुझे कमेंट करके बताइएगा किस क्लास में दिया है। अब आप हमसे ये पूछिए कि सर जब दिया नहीं है तो इसका मतलब पूछता भी नहीं होगा। भैया किसने कहा नहीं पूछता है? मैं 11 12 की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, उसमें खतरनाक चैप्टर हैं। इक्विलिब्रियम जैसे लेसन में, केमिकल काइनेटिक्स में, इन सब में लॉगरिथम का बहुत ताबड़तोड़ यूज है और पढ़ाया कहीं नहीं जाता। अब ये ड्रॉबैक नहीं है तो क्या है फिर? अब बच्चा केमिस्ट्री से डरेगा ही, फिर आगे चल के फिजिक्स से डरेगा ही। और दूसरी ड्रॉबैक क्या है कि पहले मैथ में 6 किताबें चलती थी, इंटर में 6 किताबें थी, ये सभी जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। आप कहाँ चली गई? अब उसे एक किताब में कन्वर्ट कर दिया, उसी में थोड़ा थोड़ा समरी टाइप का सब दे दिया उसी में। अब तो सिचुएशन ये है कि बच्चा अगर एनसीईआरटी पढ़े तो मैथ का कोई एग्जाम ना निकाल पाए। पहले के ज़माने में ऐसा था कि एक बार अगर बच्चा स्कूल की किताबों को अच्छे समझ लेता था तो आईआईटी निकाल लेता था, नीट निकाल लेता था, सीपीएमटी उस समय हुआ करता था वो निकाल लेता था, अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब बिना कोचिंग के एक चपरासी का एग्जाम भी नहीं निकलता है। इसका क्या कारण है? सिलेबस ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि इसको पढ़ के कुछ होगा ही नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है। तो ये रहा भैया मैथ में क्या गड़बड़ी है। अब आपको वो चीज बताने जा रहे हैं कि आपका दिमाग हिल जाएगा, फिर तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर बच्चे की इंग्लिश कमज़ोर हो गई, मैथ कमज़ोर हो गया, तो क्या ये समझ पाएगा? 2 फैक्टर हैं भैया, इसको समझने में 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो ज़रूरत पड़ता है लैंग्वेज की, लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए अपनी।
क्योंकि अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो इतनी सारी किताबें टोटल इंग्लिश में लिखी होंगी, और इधर चौपट हुआ बैठा है इंग्लिश। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस उसके पास ये नहीं है। वो क्वेश्चन एग्जाम में या क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है। जो इसमें कॉन्सेप्ट लिखे हैं, किताब पढ़ रहा, समझ ही नहीं पा रहा है वो, इसी वजह से, क्योंकि सब टोटल इंग्लिश में है। अगर उसका इंग्लिश स्ट्रांग होगा तभी इसको पढ़ के समझ पाएगा और आंसर लिख पाएगा। और उस पर पकड़ नहीं है भैया, रटेगा रटेगा भूल जाएगा, आज रटेगा कल भूल जाएगा, तो एग्जाम में वैसे ही कम नंबर पाएगा। इसी वजह से फेलियर की तादाद बढ़ रही है भैया। और दूसरा है कॉन्सेप्ट। ये तो मैंने लैंग्वेज की बात बताई। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जब तक हमें इंग्लिश नहीं आएगी तब तक हमें ना तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस नहीं आएगी, कंप्यूटर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और दूसरा चीज है भैया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब यह है डिफिकल्टी लेवल। ये जितने सब्जेक्ट हमने अभी बताए आपको, इसको पढ़ने के लिए तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, तभी हम उसको पढ़ के समझ पाएंगे। और केवल पढ़ने से ही काम नहीं होगा। कोई कहानी थोड़ो है इसमें, कहानी नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट छुपा है, दिमाग लगाने वाली चीज छुपी है, एनालिसिस करने वाली चीज छुपी है। और एनालिसिस करने की क्षमता कौन सा सब्जेक्ट देता है? मैथ देता है। मैथ का हर एक क्वेश्चन एक प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने रहता है। जब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हम अपने माइंड का यूज करते हैं, जिससे हमारा माइंड शार्प होता है, हमारे पास एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ती है। उस क्वेश्चन पर विचार करते करते हम बहुत कुछ विचार करने के सक्षम हो जाते हैं। और यही माइंड जो डेवलप होती है, मैथ की देन है ये। यही जब इन सब में लगती है तो ये सब भी हम आसानी से समझ जाते हैं। आपने देखा होगा जिस बच्चे का मैथ फेवरेट है, उस बच्चे का भैया हर चीज फेवरेट है। और जिसको मैथ नहीं आता वो उसको कुछ नहीं आता। क्योंकि मैथ क्या देता है? मैथ कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता देता है, एनालिसिस करने की क्षमता देता है। तो ये पूरा जितना सब्जेक्ट हमने लिखा है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, तभी ये हमारा फेवरेट बन सकता है। पहला है लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और दूसरा, इसको समझने के लिए हमारे पास एनालिसिस पावर होनी चाहिए, जो कि कहां से मिलेगा? मैथ से। और बच्चा मैथ लगाने बैठता है, क्वेश्चन फंस जाता है, क्योंकि टेबल याद नहीं है। और क्यों नहीं याद है हमने बता दिया आपको। तो मैथ में भैया इंटरेस्ट नहीं है, मैथ इधर कमजोर, उधर ये सब भी चौपट। तो ये रहा भैया, सब गड़बड़ चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे, बताना है नहीं, पीटीएम में जाते हैं, नंबर कितना आता है सब आप जानते ही हैं। बहुत कम ही बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिनको गार्जियन का सपोर्ट मिलता है, या जो अच्छे टीचरों के पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं, केवल वही जो है सफल हो पाते हैं। बाकी सब इन छोटे छोटे कारणों की वजह से भीषण दुर्गति उनकी होती है। और बेचारे सब पैसा देने के बावजूद, इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी बच्चों का कल्याण नहीं हो पाता है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने प्रॉब्लम बता दिया, अब जरा इसका सॉल्यूशन बताइए। तो भैया सॉल्यूशन ही तो मैं बताने आया हूं यहां पर। हो सकता है ये प्रॉब्लम आप लोगों पहले से ही जानते हो, तो मैं यहां सॉल्यूशन ही बताने आया हूं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो हमारी अगर देख लिए आप तो ढूंढ ढूंढ कर मेरा वीडियो देखेंगे, इस बात की गारंटी है भैया। जो बात मैं करता हूं डंके के चोट पर करता हूं, और इसके लिए चाहे जो मुझे मिले, चाहे कुछ लोग मुझे कमेंट में भर भर के गालियां दें, मुझे स्वीकार है। क्योंकि सच बोलने वाले की आलोचना होती है, तो भैया वो आलोचना मैं सहूंगा, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी मैं नहीं देख सकता। मैं भी बहुत गरीबी में पढ़ा हूं, पढ़ाई की कीमत मुझे पता है। मित्रों, इसके सॉल्यूशन पर चलने से पहले एक और प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं, जो कि इसके सॉल्यूशन से ही जुड़ा हुआ है और हमारे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। आप चाहे जो हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे टीचर हों, चाहे अभिभावक हों, चाहे स्कूल ओनर हों, चाहे प्रिंसिपल हों या कोई और हों, वीडियो स्किप मत करिएगा। क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने आपको क्या बताया। और साथ ही साथ आप एक एक बारीकियों को अच्छे से जानकर, सॉल्यूशन को अच्छे से जानकर अपने बच्चों का एवं अपने आसपास और भी लोगों का उचित मार्गदर्शन कर पाएंगे।
तो बात यह है मित्रों कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। शुरुआत में मैं ट्यूशन पढ़ाता था। जब मैं इंटरमीडिएट पास किया था 2013 में, तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो मैंने कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, एक कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ था, तो हमारे पास कई स्कूलों के बच्चे आते थे। तो जो ये ड्रॉबैक्स जिनके साथ रहता था, जैसे कि इंग्लिश में बहुत कमज़ोर रहते थे, मैथ में बहुत वीक रहते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब बहुत वीक रहता था, तो उनको बेसिक से मतलब उनका पहले सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस जो टेंस का है, इंग्लिश ग्रामर का है, वो सब स्ट्रांग करके, मैथ के जो ड्रॉबैक्स थे, जो कैलकुलेशन एरर था, वो सब उनका ठीक करके, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब भी जो है हमने ठीक किया। और ये सिलसिला चलता रहा 2013 से लेकर 2020 तक, और बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दिए, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दिए। और मैं भी ये सोच रहा था कि मेरा भी जीवन परोपकार के कार्य में लग रहा है, 2 पैसा मुझे भी मिल रहा है, बच्चों का कल्याण हो रहा है, इसी में जीवन चल रहा था। फिर अचानक आ गया कोविड-19, और कोविड-19 ने हमारे ट्यूशन को कर दिया बर्बाद, बंद कर दिया। अब मैं बहुत परेशान हुआ। उसके बाद हम सोचे कि अब क्या करें, अब भाई पेट पालना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने एक CBSE बोर्ड स्कूल ज्वाइन किया। तो वहाँ पे हमने कुछ दिन पढ़ाया, और ये सब जो दिक्कतें भी हमने आपको बताई, ये सब मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर देखा कि जो ट्यूशन में बच्चे आके बताते थे सर स्कूल में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो उनकी बात पर मैं पूर्णतः विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पे पढ़ाया, देखा, क्योंकि मैं 9 से 12 पढ़ाता था, लेकिन छोटे क्लास में भी कभी कभार अरेंजमेंट लग जाता था, तो बच्चों से रूबरू होने का मौका मिलता था। तो उनके प्रॉब्लम्स को मैंने जाना, और कुछ दिन जब टीचिंग हमारा बीता तो हमने मैनेजमेंट को सुझाव दिया कि देखिए भाई, बच्चे इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, और जब इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे तो इनकी 5-5 किताबें इंग्लिश में हैं तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपकी जो ग्रामर की बुक है वो परफेक्ट नहीं है। हमने उनको बताया कि ये जो इंग्लिश ग्रामर खंड खंड के रूप में आप पढ़ा रहे हैं, इसमें सुधार लाइए, कुछ ऐसी ग्रामर की बुक चलाइए जो कई क्लासों में एक ही रहे। भले उसको आप पार्ट वाइज पढ़ाइए, लेकिन उनके पास जो कंटेंट रहे वो पूरा कंटेंट रहे। जब वो रिवाइज करें, जब वो पढ़ें तो पूरा पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब इसमें कारण क्या था कि प्राइवेट से पब्लिकेशन की किताबें चलवाते थे सब, उसमें कमीशन मिलता था। अब वो किताबें चेंज कर नहीं सकते थे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होता उनका। तो उन्होंने हमसे कहा कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, इसमें इंटरफेयर ना करिए। मैं बहुत दुखी हुआ। तो जब भी मेरा अरेंजमेंट लगता छोटे क्लास में, तो मैं जाता वहाँ पे, जो ग्रामर का बेसिक है, मैथ का बेसिक है, वो सब पढ़ाता। लेकिन क्या करें, दिल नहीं मानता था। 2-3 बार मैंने मैनेजमेंट से कहा। अब मैनेजमेंट सोचा बहुत कमी निकाल रहा है, और परिणाम क्या हुआ, मुझे ही निकाल दिया। उसके बाद कुछ दिनों में बेरोजगार रहा, घर पे बैठा रहा, कोई जॉब हमारे पास नहीं था। माताजी की भी दवा चल रही थी, उनको भी कुछ दिन पहले पैरालिसिस हो गया था 2016 में। तो उनकी दवाई के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, बड़ी दिक्कत झेला मैं। फिर किसी तरह जो है वो कठिन समय था, उसको काटा मैंने। और मन ही मन सोच रहा था, बताइए, मैं बच्चों का कल्याण सोच रहा था, और ये नतीजा मिला मुझे। अब भाई बिना कुछ किए तो रोजी रोटी चलेगी नहीं। तो फिर मैंने जो है दूसरा विद्यालय ज्वाइन किया, और एक कोई नया विद्यालय ज्वाइन करिए तो कुछ दिन तो 1-1.5 साल लगता है अपने आप को आइडेंटिफाई करने में। तो मैंने उनके अनुसार काम किया। उसके बाद भाई जो प्रॉब्लम है वो है, ये प्रॉब्लम फिर हमारे दिमाग पे जोर डालने लगी, और फिर मैंने जो है वही प्रोसेस दोहराया, फिर नतीजा वही निकला, फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब भैया मैं पूरी तरह टूट गया, और मेरे दिमाग में ये आ गया कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, और मैं फालतू में ये सब सोच रहा हूं।
इतनी बड़ी दुनिया है, किसी के दिमाग में ये चीज नहीं जा रही है, कोई इसमें प्रयास नहीं कर रहा है, इसको बदलने का प्रयास नहीं कर रहा है, मैं ही क्यों कर रहा हूं। फिर मेरे अंतरात्मा से आवाज आई कि अविनाश निराला, तो हिम्मत मत हार, शायद भगवान ने तुझे इसी कार्य के लिए भेजा हो। और मेरा हौसला जागा मित्रों। फिर मैंने ठाना, मैं अंतिम सांस तक बच्चों के हित में कार्य करता रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जितना यातना सहना पड़े, चाहे जितना अपमान सहना पड़े, चाहे जितनी मुसीबत सहना पड़े, सहूंगा, मगर ईश्वर के द्वारा दिए गए इस कार्य को मैं पूरा जरूर करूंगा। और इसी क्रम में मित्रों, मैंने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम है कैनेट्स इंडिया। कैनेट्स इंडिया एक हमारी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो एजुकेशन सेक्टर तथा और भी सेक्टर में काम करेगी। तो आज मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा कैनेट्स इंडिया का एजुकेशन सेक्टर क्या है। मित्रों, कैनेट्स इंडिया का पूरा नाम है कवि अविनाश निराला एजुकेशनल टैलेंट सर्विसेज। ये कई सेक्टर में काम करेगी, जिसमें हमने एजुकेशन सेक्टर को आज उठाया है और इसकी 4 संस्थाएं हमने स्थापित किया। कैनेट होम ट्यूशन, कैनेट इंस्टीट्यूट, कैनेट गुरुकुलम और कैनेट्स इंडिया पब्लिकेशन। पहला है कैनेट होम ट्यूशन, जिसके माध्यम से हम भारत के विभिन्न शहरों में होम ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने जो प्रॉब्लम बताई वो वास्तव में मेरे बच्चे के साथ घटित हो रहा है, तो काश आप मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आ जाते और मेरे बच्चे का कल्याण कर देते। मित्रों, मैं ये काम कर चुका हूं और कर रहा हूं, लेकिन समस्या ये है मैं कितने बच्चों का कल्याण कर पाऊंगा। ये प्रॉब्लम 2-4 बच्चों के साथ नहीं है, ऑल इंडिया के बच्चों के साथ है, लाखों बच्चों के साथ है। मुझे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसीलिए सब जगह पहुंचने के लिए मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूं। इसीलिए मैंने एक एजुकेशन सेक्टर में संस्था गठित किया है जिसका नाम है कैनेट होम ट्यूशन, जिसमें मैं होम ट्यूशन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हमारे ट्रेंड टीचर जाएंगे घर पे, उनको पढ़ाएंगे और उन सबको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो ड्रॉबैक्स हैं इनको दूर कैसे किया जाए। दूसरा है कैनेट इंस्टीट्यूट। इसमें अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से मैं बहुत ही कम शुल्क में ऑनलाइन कोर्सेज बच्चों के सामने मैं लाऊंगा और ये सब दिक्कतें मैं उसके माध्यम से दूर करूंगा। तीसरा है मित्रों कैनेट गुरुकुलम। कैनेट गुरुकुलम, अब चूंकि बड़े विद्यालय बड़ी बिल्डिंग रखते हैं तो उनको अपने बिल्डिंग पर ही नाज होता है। वो सोचते हैं एसी को देखकर गार्जियन एडमिशन कराएंगे, और आप लोग कराते भी हैं, तो वो तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जो छोटे विद्यालय हैं उनके साथ हम टाई अप करेंगे और टाई अप करने के बाद कैनेट गुरुकुलम वहां पर संचालित करेंगे और हमारी टीम उस विद्यालय में जाकर उन बच्चों को पढ़ाएगी और ये सब ड्रॉबैक्स दूर करेगी, जिससे बच्चों का नंबर अच्छा आएगा एग्जाम में, एक अच्छे छात्र बन सकेंगे, वो सब्जेक्ट पर कमांड होगा, डिफरेंट कंपटीशन एग्जामों को क्लियर करेंगे विदाउट एनी कोचिंग। और अगला है मित्रों कैनेट्स इंडिया पब्लिकेशन। इसमें हम कुछ किताबें लॉन्च करेंगे जिसमें वो सब ड्रॉबैक्स दूर किए जाएंगे। वो जो खंड खंड करके ये पढ़ा रहे हैं उस तरीके से नहीं रहेगी। इंग्लिश के लिए बहुत सारी किताबें रहेंगी। जैसे एक किताब हमारी रहेगी वो उसमें केवल पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, एक किताब हमारी रहेगी उसमें केवल ट्रांसलेशन के बारे में, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे करें बहुत ही डीपली, टेंस के अलावा उसमें 40-50 चैप्टर रहेंगे, वो रहेगी एक किताब। एक किताब रहेगी इंग्लिश वोकैबुलरी, एक किताब रहेगी जिसमें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड चीजें रहेंगी, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें रहेंगी। तो ये 3-4 किताबें हम इंग्लिश ग्रामर पर लॉन्च करेंगे और ताकि बच्चों का ज्ञान और भी सुदृढ़ हो। अब मित्रों एक वीडियो में इन सबको डिटेल में बताना संभव नहीं है, इसीलिए इन सब का, इन जो 4 सेक्टर आप देख रहे हैं इन चारों का 4 वीडियो आएगा और डिटेल में एक एक चीज बताएंगे। सारी प्रॉब्लम वहां डिस्कशन होगा, कितना पेमेंट उसमें देना होगा ये सब बताएंगे। और एक बात और, अगर आप स्कूल चलाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं या स्कूल के ओनर हैं, तो आपको टीचर भी प्रोवाइड करेंगे हम, जो कि हमारी संस्था द्वारा ट्रेंड रहेंगे। जो प्रॉब्लम अभी हमने बताया आपको वो बहुत ही भीषण प्रॉब्लम है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकता है। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सुधार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मित्रों अगर आपका बच्चा अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है तो सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन अगर
आपका बच्चा कुछ क्लास क्रॉस कर चुका है, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर अब क्या करें। तो देखिए, कुछ सुधार मैं लेकर आया हूं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित ही परिवर्तन आपको दिखेगा। तो सबसे पहला क्या है कि परफेक्ट बुक बच्चे के लिए लाना है। परफेक्ट बुक का मतलब यह है कि एक ऐसी बुक लाना है जिसमें सिंपल भाषा में सारे चैप्टर अवेलेबल हों। जो अलग अलग क्लास में अलग अलग डिवीजन करके ये लोग पढ़ाते हैं, उस टाइप का ना हो, जिसमें सारा कुछ हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सब कुछ, टेंस वगैरह सब कुछ उसमें बाकायदा दिया हो अच्छे से। तो एक ऐसी बुक बच्चे को देना है। दूसरी बात यह है कि बुक देने से ही काम नहीं होगा, प्रैक्टिस भी कराना पड़ेगा उसका। अब आप जानते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो किताब पढ़ाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अब तीसरा ये है कि ऐसी चीज़ें जो बुक में नहीं लिखी हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हैं, जैसे स्पेलिंग रूल हो गया, साइलेंट लेटर का कॉन्सेप्ट हो गया, वोकैबुलरी से रिलेटेड बातें हो गई, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें हो गई, तो ये सब आपको एडिशनल कॉन्सेप्ट बच्चे को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्कूल ओनर हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टीचर से कहें कि ये सब ड्रॉबैक्स वो दूर करें। इसके अलावा जो हम लोगों के ज़माने में चलता था, जिससे इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हुई थी, वो है मित्रों इमला। इमला बोला जाता था, बच्चे शब्द सुनकर लिखते थे, तो इससे पता चलता था वो कितना करेक्ट लिख पा रहे हैं। तो इमला बहुत ज़रूरी है। और इमला के साथ साथ राइटिंग इंप्रूव करने के लिए देख देख कर नकल लिखें, नकल बहुत ज़रूरी है। और इतने से काम नहीं चलेगा, अगर इंग्लिश उनको बोलना है तो उनके पास शब्दकोश होनी चाहिए। अभी हमने क्या बताया, ग्रामर क्या बताता है, रूल बताता है कि शब्दों को कैसे रखा जाए, लेकिन शब्दकोश जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम किस चीज़ को रखेंगे। तो वोकैबुलरी भी उनका मजबूत होना चाहिए, उनको पर डे 10-10 वर्ड दिया जाना चाहिए याद करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। अब आते हैं मैथ पर, चलते हैं मैथ को इंप्रूव कैसे किया जाए। तो जब तक बेसिक से हम उसको मजबूत नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ मजबूत नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें गिनती इंप्रूव करानी होगी। तो गिनती में एक ट्रिक हम अप्लाई करते हैं, इसको कह सकते हैं हाइब्रिड मेथड। हाइब्रिड मेथड का मतलब यह है कि हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंबाइंड करेंगे। तो देखिए क्या है ये तरीका आप लोग भी लगाते हैं, ये तरीका आप लोग भी अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, लिखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप की चीज़ें। क्योंकि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो एग्जाम में जब बैठेगा तो उसको लिखना इंग्लिश में ही पड़ेगा। तो लिखने के लिए हम कौन सा नंबर यूज करेंगे, इंग्लिश वाला नंबर यूज करेंगे। लेकिन बोलने के लिए इसको बोलेंगे क्या, 1 2 3 जानते रहें, जानकारी सब रहे, लेकिन इसको बोलने में यूज करेंगे 1 2 3 4 21 22 24 25 56 57। इस तरीके से हम बोलने में यूज करें हिंदी वाला नंबर और लिखने में यूज करें इंग्लिश वाला नंबर। तो इससे होगा ये कि जब बच्चा एग्जाम में बैठेगा तो एग्जाम में तो बोल के सुनाना नहीं है, उसे लिख कर बताना है। तो लिखेगा क्या, ये वाला नंबर लिखेगा। वैसे आप मुझे बताइए कि जब आपको लिखना होता, जैसे कोई बोलता 5 लिखिए, तो आप क्या लिखते हैं, ये वाला 5 लिखते हैं? नहीं, ये वाला 5 नहीं लिखते। कौन वाला 5 लिखते हैं, ये वाला 5 लिखते हैं। आप भी यही काम करते हैं, लिखने में यूज करते हैं इंग्लिश वाला नंबर, अब बोलने में यूज करते हैं हिंदी वाला नंबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चे की बात छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा आप करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो जब भैया आप आसान चीजें ढूंढ रहे हैं, आसान चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चों को कठिन चीजें क्यों दे रहे हैं? वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो आसान की तरफ भागना चाहता है। तो कैसे पढ़ाई करेगा वो, मैथ कैसे उसका स्ट्रांग होगा? तो इसका हाइब्रिड मेथड क्या है कि लिखने के लिए इंग्लिश वाला नंबर यूज करे और बोलने के लिए हिंदी वाला नंबर यूज करे। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा मित्रों कि जो पहाड़ा है, टेबल है, वो उसको आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार आपको उसके साथ लगकर याद कराना पड़ेगा। अगर आप टीचर हैं तो बच्चे के साथ लगिए, याद कराइए। अगर आप गार्जियन हैं तो आपको इसमें उतरना पड़ेगा, टीचर के भरोसे मत रहिए। आप अपने बच्चों को इतनी चीजें सिखाइए उसे।
तो एक बार आपने अगर मेहनत करके उसे पहाड़ा याद करा दिया, पहाड़ा कौन सा याद कराएंगे? हिंदी वाला, जो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि बोलने में आसान होता है। आप गिनती इस तरह याद कराइए और पहाड़ा हिंदी वाला याद कराइए, और लिखने में यही यूज होगा, इंग्लिश वाले नंबर। अब इसके बाद केवल इतना करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका बच्चा 2, 3, 4 या इससे ऊपर है तो आपके लिए बहुत ही ये मुश्किल काम है कि अब उसके मैथ का इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। अगर बच्चा नर्सरी के जीवन में है तब तो अभी देर नहीं हुई है, आपके हाथ में सब कुछ है, एकदम शुरू से स्टार्ट करके उसे इंप्रूव करिए, उसे ये सब सिखाइए। लेकिन अगर वो थोड़ा 2-4 क्लास क्रॉस कर चुका है तो आपके लिए एक समस्या है। तो केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, गिनती और पहाड़ा से। अब उसका जो बेस कमजोर हो गया है उसको भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कौन सा बेस? तो देखिए कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए अब फ्रैक्शन, डेसिमल, जो रूट्स वगैरह होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रिक इक्वेशन, ये सब अच्छे से रिवाइज कराना पड़ेगा। जब नए सिरे से वो गिनती और पहाड़ा याद करेगा तो इंप्रूवमेंट उसके अंदर आएगा, और आएगा तो इन सब चीजों से जो नफरत करता था अब धीरे धीरे इंटरेस्ट जागेगा और उसको आसान भाषा में ये सब फिर से पढ़ाना पड़ेगा। भले ही वो बड़े क्लास में हो, मैं कहता हूं अगर वो 9, 10, 11, 12 में भी हो और मैथ में वीक हो, और मैथ में वीक होने की वजह से फिजिक्स में वीक हो, केमिस्ट्री में वीक हो, और भी सब्जेक्ट में वीक हो, तो भैया बिना इसका इंप्रूवमेंट कराए और विषयों में वो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। तो ये सब आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, और इसके साथ ही कुछ शार्ट ट्रिक्स भी उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, स्क्वायर और क्यूब के लिए, इन सब के लिए कुछ शार्ट ट्रिक भी उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिससे वो बच्चा क्विक सिंप्लीफिकेशन कर सके, क्विक कैलकुलेशन कर सके। तो इससे मैथ में इंटरेस्ट जागेगा। तो ये है मैथ को इंप्रूव करने का तरीका। तो अब चलते हैं मित्रों जनरल स्टडीज। इसमें हमने बताया ही था कितने सब्जेक्ट हैं। अब इसके अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन दोनों के अलावा उन सबको कैसे इंप्रूव करें ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, हमने बताया ही था आपको कि इसको समझने के लिए 2 चीज़ों पर पकड़ होनी चाहिए। एक तो लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए, जब आप बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग करा देंगे तब इसको समझने के वो काबिल बनेगा, और दूसरा जब उसका मैथ इंप्रूव करा देंगे तो उसके पास थिंकिंग कैपेसिटी जनरेट होगी, तब वो एनालिसिस करने के योग्य होगा और तब इसको अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि अब काफ़ी लेट हो गया है तो इस वजह से अब कुछ और भी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके बच्चा इसमें पकड़ बना पाएगा। और जो इससे अब तक डर रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब से, षष्ठी वगैरह से जो डर रहा था, तब जाके उसका फेवरेट बन पाएगा, उसमें इंटरेस्ट जाग पाएगा। तो क्या करना है हमें? पहला तो यह है कि बेसिक से समझाना है उसे। अब ये टीचर का काम है, बाद में भी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इन सब में मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूं। लेकिन अभी आप कुछ सॉल्यूशन देखिए जो यहां पे मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बेसिक से उसको समझाना होगा। बेसिक का मतलब यह है भले ही वो क्लास 9, 10, 11, 12 में हो, लेकिन जो टॉपिक को शुरू कर रहा हो उसको चाहे क्लास 3rd से ही उठाना क्यों ना पड़े। अगर वो इन्वायरमेंट पढ़ रहा है, अगर वो एसिड बेस पढ़ रहा है, तो उसको एकदम जीरो से उठाना पड़ेगा, क्लास 3, 4 के डिफिनेशन से उठाना पड़ेगा। एकदम बेसिक से उसे समझाइए ताकि वो जान सके कि बेसिक उसका क्या है। फिर इसके बाद केवल बेसिक बताने से काम नहीं चलेगा, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए कि वो समाज में किस रूप में विद्यमान है और कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं, क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, क्या क्या उसकी खासियत है, क्या क्या उसके प्रॉपर्टी हैं। ये सब हमें व्यवहारिक ज्ञान उसे देना पड़ेगा। ये केवल किताबी ज्ञान देने से इंटरेस्ट नहीं जागेगा। अब इसके बाद अगला है, जो किताब की भाषा होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। मेरा ये मानना है जो किताबें लिखी होती हैं ज़्यादातर टीचरों को समझाने के लिए लिखी होती है। टीचर उसे पढ़े और अपने भाषा में कन्वर्ट करके सिंपल भाषा में बच्चों को पढ़ाए। तो बच्चों के सामने किताबी ज्ञान हूबहू उस तरह नहीं आना चाहिए। उसके जो डेफिनेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो और सिंप्लीफाइड होना चाहिए,
सिंपलीफाइड का मतलब टीचर उनको अपनी योग्यता के अनुसार उसको मॉडिफाई करे, चीज वही रहे लेकिन तरीका बदल जाए, बच्चों के समझने के लिए आसान तरीके से पेश किया जाए उसे। तो सिंपलीफाइड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डेफिनेशन बुक वाला नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन होना चाहिए बहुत ही आसान भाषा में, ताकि सेंस वही रहे, ताकि जब बच्चा याद करे तो तुरंत याद हो जाए और जब एग्जाम में लिखे तो नंबर भी पूरा पाए। ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल दें घर पे करने के लिए, तो इससे वो उन सब एक्टिविटीज कर करके जो है वो अच्छे से सीख लेंगे और जल्दी भूलेगा नहीं। बच्चे अक्सर कहते हैं सर याद करते हैं भूल जाता है, आज याद करते हैं 1 दिन 2 दिन बाद भूल जाता है। अरे इसीलिए भूल जाता है, बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे, मैं इसका अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो उसको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी कराना चाहिए, जो अवेलेबल हो पाए घर पे वो सब कराना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है समझिए। बच्चा अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है भाई, अगर नहीं पढ़ेगा तो नुकसान क्या होगा, ये उसके बारे में बताना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ के वो किस योग्य हो पाएगा, कैसे वो देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के। जब तक ये सारी चीज़ें उसके जहन में नहीं डालेंगे हम, तब तक जनरल स्टडीज, साइंस, एसएसटी ये सब उसके लिए आसान नहीं बनेगा। तो मित्रों ये कुछ स्टेप्स थे जिसे टीचर के द्वारा, गार्जियन के द्वारा फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी बच्चे का लाइफ बच सकता है। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें मैं किस तरीके से आपका हेल्प कर सकता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने जो बताया वो बहुत बढ़िया उपाय है, लेकिन अब समस्या हमारे पास ये है कि ये करे कौन। अब स्कूल में अगर हम जाएं तो टीचर अभी बात माने हमारी कि ना माने, या दूसरा चीज़ आपके फैमिली मेंबर उतना पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे इसको अप्लाई करें। तो मित्रों इसीलिए मैंने एक संस्था डेवलप की जिसका नाम है कैनेट्स इंडिया।